नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। पिछले एक हफ्ते से लगातार मेरे दूसरे कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में आप देख ही रहे थे कि हम चर्चा पठानकोट पर कर रहे हैं। लाजमी है और बहुत जरूरी है। बस दो मूल सवाल मैं लिख रहा था। बहुत जानकार काबिल लोगों का पैनल है, नौजवान हैं, इनका अपना एक नजरिया होता है किसी इस तरह की घटना को देखने का। पहला सवाल मेरा बड़ा सीधा है कि क्या पठानकोट की घटना को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया? पहला सवाल है। सिर्फ दो ही सवालों पर यह पूरा प्रोग्राम केंद्रित रहेगा। उसमें से जो अलग अलग बिंदु निकल कर आएंगे, जो अलग अलग पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे ताकि बहस तमाम अलग दिशाओं में नहीं भागे। और दूसरा एक वो सवाल है जो 26/11 के वक्त से आज तक मैं हमेशा पूछता हूं किसी बड़ी आतंकवादी घटना के बाद, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां लाई जाती हैं, कि क्या कभी हम पठानकोट जैसी घटनाओं को रोक पाएंगे। इसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा और मैं ये जोड़ना चाहूंगा, इस पैनल में सिद्धार्थ वरदराजन है, मनोज जोशी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमेशा से मानते हैं कि जब भी किसी किस्म की बातचीत की कोई कोशिश होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसका लंबा इतिहास है और सारे प्रधानमंत्री और सरकारें इससे गुजर गए हैं, कोई ना कोई घटना जरूर होती है उसे उसके ट्रैक से उतारने के लिए। तो क्या ये लोग जब बातचीत करने जाते हैं या क्या कोई प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो क्या इस स्थिति को एंटिसिपेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि इसका नतीजा ये भी निकल सकता है? ये मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे दो मूल प्रश्न जो हैं वो यही हैं कि क्या पठानकोट की घटना गलत तरह से हैंडल हुई, और दूसरा ये है कि क्या हमारे पास कभी कोई तरीका होगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। मैं सीधे अपने पैनल के पास आऊंगा। सिद्धार्थ, मैं आपसे शुरू करूंगा कि क्या पठानकोट की घटना गलत तरह से हैंडल हुई? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से घटना घटी, जो इंफॉर्मेशन पहले निकला, जी, हाईजैकिंग हुई एक दिन पहले, पुलिस जो है एसपी को बंधक बना के जो है वो उन्होंने गाड़ी कब्जा 12 घंटे तक आप उसके संदेशों को इग्नोर करते रहे और खबर जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी थी जी, पठानकोट एयरबेस के हमले से काफी घंटे पहले कि दहशतगर्द घूम रहे हैं। हमला कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यू टारगेट उसकी गुंजाइश है और दिल्ली ने इस खबर को एक पुख्ता खबर माना, सतर्क था और इस हद तक कि उन्होंने एनएसजी को डिप्लॉय किया पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा करने के लिए। सवाल ये उठता है कि मैं उस सवाल में नहीं जा रहा हूं कि क्या एनएसजी को भेजा जाना चाहिए था, क्या फौज उस बात को संभाल लेती। शायद पैनल में और काबिल लोग हैं जो उस पर रोशनी डाल सकते हैं। जी, मेरा मतलब मेरे जहन में जो सवाल आता है, शंकर प्रसाद से मैं जरूर पूछूंगा इस बात को। मेरे जहन में जो सवाल आता है वो ये कि 24 घंटे की एडवांस वार्निंग मिलने के बावजूद और उस इलाके में पठानकोट एयरबेस, पठानकोट जो है वो एक सबसे ज्यादा शायद हाई वैल्यू टारगेट था, तो ऐसे कैसे हो गया कि हम उस बेस को महफूज नहीं रख पाए और आतंकवाद उसमें घुसने में सफल हुए, कामयाब? मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी क्या आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एनएसजी का, वो हमारे डिटेल्स में आएंगे। मनोज जोशी, अपने एक्सपीरियंस से आप सब लोग यहाँ पर कितने हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, फौज के अलग अलग जगहों पर, बेसिस पर मैंने किए हैं, मेरे तमाम साथियों ने किए हैं। एक बड़ी खास बात मुझे हमेशा से पता है कि छोटे शहर में अगर ऐसी कोई बेस होती, जनरल साहब खुद मानेंगे, उस पूरी जगह को पता होता है, सबको मालूम होता है कि ये वो इलाका है। इस छोटे, मैंने हिसार तक के शहरों में आर्मी के शोज शूट किया, तो बड़ा वो बहुत बहुत नोन इलाका होता है। उसके बावजूद जो बात सिद्धार्थ उठा रहे हैं उसी को मैं आगे ले जाऊंगा। उसको टारगेट करना, उसको निशाना बनाना, क्या इतना आसान था आतंकवादियों के लिए? देखिए, इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले की जानकारी थी। ठीक है, अगर जानकारी थी जी, तो क्या जो नाके लगते हैं, अब आप दिल्ली में देख लीजिए, अक्सर जब दिल्ली में अलर्ट होती है, हाँ, तो पुलिस इधर उधर नाके लगा देती है, वो ट्रैफिक को स्लो कर देती है। तो
अच्छा, और हमारा पठानकोट और पंजाब का इलाका जो है, ये तो नहीं है लद्दाख के जैसे कि वहां कोई आबादी नहीं है। सही बात है, आबादी की कोई कमी नहीं है। हाँ। और बाहर वाला आदमी, जैसे आपने अभी कहा, वो साफ नजर आता है दूर से। ये जरूर है कि उन्होंने जो वर्दियां जो हैं वो फौज की वर्दियां पहनी है, पर फिर भी वो इतने हथियारों से लैस थे, वो नॉर्मल फौजी तो नहीं लगते किसी को। और खासकर अगर अलर्ट होते, पहले से अलर्ट थी। मैं समझता हूं कि इसमें कमियां जो रही हैं वो ये है कि अलर्ट जो है वो ठीक तरह से उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। इस पे दो स्तर हैं, एक तो बॉर्डर का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां गार्ड करती है तो घुस कैसे आए। दूसरा, एक तो बीएसएफ का प्रॉब्लम, दूसरा था पंजाब पुलिस का प्रॉब्लम। जब पंजाब और जेएनके, मतलब उस तरफ जेएनके है, इस तरफ रवि के पंजाब है, वो उनको नहीं ढूंढ पाए कि कहां हैं, कहां गए हैं, ठीक तरह से पकड़ नहीं पाए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आऊंगा, उनसे बेहतर कौन इस बात को दो। और हम लोग कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए ताकि नौजवान समझे, बहुत टेक्निकलिटीज में बहस नहीं फंसे। पहली बात, क्या फौज पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया? अगर मेरा सवाल गलत है तो उस सवाल को सीधे नकार दीजिएगा। और दूसरा सवाल कि एनएसजी को क्या फौज से बड़ी भूमिका दी गई, ये जानते हुए कि वो इस इलाके को बेहतर समझते हैं एनएसजी के बनिस्बत? देखिए, इस बात का मैं सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना चाहता हूं, ना मैं किसी की तारीफ करना चाहता हूं, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप मेरे सवाल को रिजेक्ट करिए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है और सारा विश्व इसको जानना चाहता है। सब लोग जो बैठे हैं सब जानना चाहते हैं। इस किस्म का जब एक्शन या ऑपरेशन होता है, हाँ? उसके 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू होता है ग्राउंड पे टैक्टिकल लेवल। मैं इसी पे इसके टैक्टिकल लेवल को थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूं। टैक्टिकल लेवल वो लेवल होता है जो कि एक्चुअल ग्राउंड पे होता है, जहां पे टारगेट एरिया है। वहां पे जो कार्रवाई हुई, जो टैक्टिकल ट्रुप्स ने कार्रवाई की, वो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसमें सब ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, ट्रेन्ड लीडरशिप थी। हाँ। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल की बात आती है जो दिल्ली से कंट्रोल होती है। हाँ। और उसके बाद एक बात आती है जिसमें स्ट्रेटेजिक लेवल ही शामिल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करती है। अब इसमें हमारे पास सरकार के अंदर आज से नहीं कई सालों से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। सबसे पहले होता है सीसीएस, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसके 5 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, वो सब मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर। उसके नीचे होती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे। जब भी कोई क्राइसिस देश में हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए, चाहे टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाए, चाहे एयरक्राफ्ट हाईजैक हो जाए, कहीं कुछ और हादसा हो जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बैठाई जाती है, जिसके सारे जो व्यक्ति उसमें मेंबर्स हैं उनकी डिटेल होती है। अब इस हालात में, जबकि मैं ये दोबारा कहूंगा कि वर्ल्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको 10 से 15 घंटे पहले एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाए। न कभी पेरिस में ऐसा हुआ, न कभी लंदन में ऐसा हुआ, न कभी न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ। ये पहली दफा है जब आपको इतनी अच्छी इंटेलिजेंस मिली, उसके बावजूद जो दुश्मन है वो टारगेट के अंदर घुस गया। टारगेट को बचाने के लिए हमेशा में टारगेट के बाहर दुश्मन को रोकना है। अगर ये सारी तो ये कमजोरी है, ये कमजोरी रही है, क्योंकि 12 घंटे पहले आ गई तो इसकी रिएक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले जब इस तरह की खबर आती है तो स्टेट पुलिस इसको रिएक्ट करती है। स्टेट पुलिस अगर इनएडिक्वेट नंबर्स है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, इनएडिक्वेट वेपन्स है, तो उसके बाद स्वॉट टीम्स आती हैं, उसके बाद जो लोकल पैरामिलिट्री फोर्स, और उसके बाद सबसे नजदीकी आर्मी आती है। आपको ये मालूम होगा सबको यहां कि पठानकोट के अंदर तकरीबन 2 आर्मी के डिवीजन है। का सीधा जवाब दे दीजिए कि फिर आर्मी की क्या पहली प्राथमिकता बनती थी, एनएसजी की नहीं? ये सवाल है सर, हमारे जैसे लोग इसका जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए मैं दे सकता हूं इसका जवाब। आर्मी को सबसे पहले बुला के उसको कॉर्डन करना चाहिए था, जिससे कि व्यक्ति जो दुश्मन है उसके अंदर ही ना घुस सके। अच्छा, आप लोगों का पॉइंट क्या है? देखिए, 3 बातें कुल मिलाकर अभी तक निकल कर आई है। सिद्धार्थ ने कहा कि वो इस पॉइंट में नहीं जाएंगे आर्मी और एनएसजी के। सिद्धार्थ ने अपना पॉइंट रखा कि ये आखिरकार ये लोग घुसे कैसे। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मनोज जी ने पॉइंट रखा कि आपको पहले से इंटेलिजेंस उपलब्ध था, फिर भी 5 बार ऐसी घटनाएं उसी इलाके में हो चुकी हैं, 6ठी बार फिर होती हैं और ज्यादा सफल तरीके से होती हैं। जनरल साहब ने यह पॉइंट रखा कि एरिया के हिसाब से प्राथमिकता आर्मी की बनती है, एनएसजी की भूमिका अलग है। आप खुद एक पुलिस वाले रहे हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस की आलोचना से कम अपना व्यू दीजिए इस पर। देखिए,
चिंता इस बात की है कि सरकार में एक तो दो चीज चल रही है, पॉलिटिकल लेवल से आप देख लीजिएगा, और ये शासन के रूप में। एक तो पावर का केंद्रीकरण हो रही है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी हो या एनएसए हो, इसलिए हम इसको कहना की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आप देख लीजिएगा कि जब घटना घट रही थी तो तुरंत जो है अचानक ट्वीट आने लगे थे 24 घंटे बाद कि बहुत सफल ऑपरेशन हुआ वगैरह, जो कोई ना कोई गृह मंत्री से या किसी लेवल से लीक कर रहे थे। दूसरी बात है पर्सनालिटी की, जो या व्यक्ति विशेष जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। जैसे जनरल साहब ने कहा कि एनएसए के नाम मत लीजिए, लेकिन फैक्ट है कि इस सरकार को जो हम लोग को लगता है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर कल विश्वास कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो तरीका है, अगर फॉरेन पॉलिसी में भी अगर विदेश अगर लाहौर तो छोड़ दीजिए, उस पर तो और चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो खतरनाक चीज है। जैसे कि अगर आप देख लीजिएगा कि ये जो निर्णय लेना था, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रोल अगर देख लेंगे, वो भी पुराने आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन वो पूरी कमेटी को बैठनी चाहिए। एक दूसरी बात है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो पूरे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ कमेटी होती है सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए, उसकी मीटिंग 4 दिन या 5 दिन तक, पता नहीं 6 जनवरी को हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमको जो खबर है कि नहीं हुई। और ये कमेटी, प्रधानमंत्री जी मैसूर में थे, गृह मंत्री जी आसाम में थे, रक्षा मंत्री जी गोवा में थे। घटना जब शुरू हुई तो यदि तीनों जो है सब काम छोड़ करके, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला था तो सब लोग को दिल्ली पहुंचना था, जो हमारा जो हम लोग के अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो विश्वास है कि सरकार को सब काम छोड़ करके तुरंत पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ट्विटर और सोशल मीडिया पे बरकरार रखने के लिए, जैसे हम तो हंसी मजाक में करते हैं कहते हैं, तो लेकिन ये उचित नहीं है कि आज कुछ तूफानी करने की जो बीमारी हो गई है कि पूरी सोशल मीडिया में अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इसकी जो कवरेज है। जैसे छोटा सा उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा था, और आप सोच लीजिए कि मानसिकता की बात है, कि हम जिंदा पकड़ना चाहते थे आतंकवादियों को। वही कसाब को जब पकड़ा गया था तो बोले कि इसको बिरयानी खिलाने की क्या आवश्यकता है। तो आप हर चीज को इस तरह का जो है बयानबाजी करके, जो इतनी गंभीर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ठीक है, अब जीवीएल साहब को पूरा वक्त देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पॉइंट्स आपने सुने। जीवीएल साहब, मैं पूरा समय दूंगा, उसके बाद मनोज जोशी जवाब देना चाहते हैं जनरल साहब के एक पॉइंट पर। कांग्रेस का जो चार्ज है, जो आखिरी बात उन्होंने कही, वो आपके सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का है कि आप केंद्रित करके नरेंद्र मोदी देश और सरकार चलाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूरे देश के साथ उनकी जवाबदेही बनती है। देश में कुछ भी होता है, केवल जवाबदेही कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जैसे इंस्टीट्यूशन को, सबसे ताकतवर देश के इंस्टीट्यूशन को कमजोर करके रबर स्टैंप बना के रखा 10 साल तक, सारे इसके सरकारी तंत्र 10 जनपद से चलते थे। हमने वैसा नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे निर्णय अपने सरकार का जो भी फाइनल फैसला है, वो खुद फाइनल फैसले के लिए वो जवाबदेही बनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को क्यों तकलीफ होती है? तो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। नहीं, मेरा ये कहना है कि इंस्टीट्यूशनल सबवर्शन यदि किसी ने किया है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया है 10 साल तक। मनमोहन सिंह जी को केवल एक फिगर हेड और रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर बना दिए 10 साल तक। ठीक है, दूसरी बात आगे, जो विश्व के एक सबसे काबिल और सक्सेसफुल ऑपरेशन को आप इस प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक तरह से आलोचना किया जा रहा है पूरे देश भर में, जो मीडिया के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से सबसे बड़ी, नहीं आप मुझे अपनी नहीं सबसे बड़ी आलोचना किया, कोई नहीं बोलेगा, नहीं आलोचना एक तरह से सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन और दुनिया के, सुनिए बोलिए, ये एक फिदायीन अटैक को, जिनका मकसद था, जिसकी तैयारी 26/11 से बहुत ज्यादा थी इस बार, इतने सारे, वो कैसे है वो अलग विषय है, मैं इस पर टिप्पणी दूंगा, लेकिन उनका मकसद था पूरे एयरफोर्स को नष्ट करने का। वो 2-4 लोगों को मारने के लिए नहीं आए थे, और उनको केवल 250 मीटर के एरिया के अंदर, 250 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर सारा जो ऑपरेशन हुआ, जबकि 1900 एकर्स की पूरी प्रीमाइसेस है। दूसरा, दुनिया का सबसे, यस, मैं कहूं, क्योंकि ऐसे कई ऑपरेशंस में आप मुझे उदाहरण दीजिए, ऐसे कौन से ऑपरेशंस को रोके गए? आपकी एक बात से नहीं सुनिए, मैं एक दो विषय मुझे करने दीजिए। आप लोगों को मैं जानता हूं, इसका तुलना आप 26/11 से करिए। वहां 10 लोग आए थे फिदायीन, वहां भी कोई बड़ी फौज नहीं आई थी। 10 लोग आकर के, आप सुन लीजिए, 10 लोग आकर के सैकड़ों लोगों को मारे, 4-5 दिन तक ऑपरेशन चला,
और आपके पास ज्ञान जी। पाकिस्तान के खिलाफ मैं 26 एविडेंस 11 देने दिन से के लिए अकेले आपके बहस कर सकता पास हूं, मैं वहां पे नहीं हर दिन एविडेंस मौजूद देने था, में तो- आपको सप्ताह लगे। हम केवल 3 नहीं अब अजय जी अजय जी एक मिनट बोलने दीजिए, मैं हाँ प्लीज आप तो इसलिए और 3 दिन के अंदर अच्छा जब ये पूरा ऑपरेशन लंबा चला आपने एयरफोर्स का अच्छा इसमें एक बड़ी एक रूमर फैलाई जा रही है ये इधर अनजाने में किया जा रहा है या बिना किसी जानकारी किया जा रहा है। इस जो जिस प्रकार की इसको पूरा टैकल करना है, जो फ्राइडे को मीटिंग हुआ उस मीटिंग में एनएसजी को भेजना है, उसके लिए सभी से सब संपर्क करके आर्मी वॉज इन द लूप, आर्मी वॉज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द डिसीजन टू सेंड द एनएसजी। ये किसी के और इसमें मैं चाहूंगा इसमें 8 बटालियंस, इसमें 8 आर्मी की इसको क्या कहते हैं आर्मी की आपको काफी समय दिया मैंने इसमें हजारों आर्मी के लोग भी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन हम इसको दुनिया के मनोज जोशी के पास आऊंगा अजय, इसके बाद आपके पास लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा हाँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो 4 लोग जो है, कोई हम तो पॉलिटिकल हो सकते हैं, हाँ। बाकी सब जो विशेषज्ञ हैं उनको जब वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तो इनको लगता है आलोचना है। देश की सुरक्षा का मामले अगर विशेषज्ञ भी अपनी टिप्पणी देते हैं तो इनको आलोचना लगती है, तो फिर भगवान ही बचाए हम लोग। देखिए और 26-11 की मैं तुलना से नहीं करूंगा, 26-11 का बहुत सारा इतिहास फिर आप क्यों नहीं खाली आप ऐसे नहीं हो रही है, नहीं आप इस निर्णय का आप आलोचना कर रहे हैं, आप सारे सुरक्षा बलों की आलोचना कर रहे हैं। राव साहब ने नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मैं ये लाइन एक्सेप्ट नहीं करता। सिक्योरिटी फोर्सेस के आलोचना आप जवान के बलिदान को क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं कर रहा। नहीं सर जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब किसी एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं था, ये जीवीएल साहब सामूहिक निर्णय था। नहीं जीवीएल साहब हाँ प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, जीवीएन साहब ने ये कहा कि 26/11 से भी बड़ा ये हादसा था, हो सकता था। 26/11 की किसी ने भी उसको स्टडी किया होगा, उसको पता होगा कि 26/11 जो है इतनी बड़ी साजिश 2 साल चली। डेविड कोलमैन हेडली कई बार आया, रेकी करके गया, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, डिटेल्स में जाना ही नहीं चाहूंगा। अच्छा नंबर 2 इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो मैं ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स को साफ साफ कहना चाहता हूं, वहां कोई स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है। हाँ। वहां कुछ पुराने MiG-21 हैं, हाँ। पुराने Mi-35 है। Mi-35 हेलीकॉप्टर अभी हमने जो है अफगानिस्तान को दान किए हैं। हाँ। स्ट्रेटेजिक एसेट वहां पे सबसे बड़ा एसेट था जो फैमिलीज थी एयरफोर्स वालों की। अगर वो फैमिलीज तक हमला पहुंच जाता तो बहुत बड़ा खतरा था। अगर वो तो यहां पे मैं जनरल साहब से कहूंगा, उन्होंने टेक्टिकल बात कही कि टेक्टिकल जो है, ठीक है, देखिए 5 बेचारे डीएससी के जवान बेहथियार मारे गए, तो क्या टैक्टिक्स हो रही थी वहां? नहीं, ये 5 अगर आपने डीएससी के जवानों को आपको चेतावनी मिली, आपको कई घंटों की बहुत बड़ा पॉइंट रख रहे हैं डीएससी। एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, मैं शिवानी मेरी डायरेक्टर से थोड़ा समय मांगूंगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चीज को काउंटर कर रहे हैं यहां पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स का इतना बड़ा नुकसान, स्ट्रेटेजिक एसेट का मतलब एटमी हथियार होते हैं। क्या एटमी हथियार रखे हैं वहां? आपने हवाई जहाज, वायुसेना के उनका नुकसान हो सकता था, ये बीजेपी कह रही है। इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई बहुत मैं दावा कर रहा हूं, मेरे को काउंटर करिए। ठीक है, चलिए मैं इस पॉइंट पर एक ब्रेक लूंगा। सिद्धार्थ वरदराजन एक कमेंट जल्दी से आपसे, उन्होंने कहा दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन। अफसोस की बात है कि ये इतना गंभीर जो हमला हुआ है और जिस पे चर्चा हो रही है जी, पार्टी पॉलिटिकल डिफरेंसेस में जो है ये इस बात को इधर उधर घसीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि 26/11 और पठानकोट की तुलना करना, हाँ, और ये कहना कि उन्होंने 1 हफ्ता लगाया, हमने 3 दिन लगाया, मतलब ऐसी सच बात, सब उचित नहीं है। मुझे लगता है कि रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, आप जैसे लोग, किसी ने भी 26/11 देखा हो, कवर किया हो, मैंने किया, बहुत सारे और लोगों ने किया, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं, बिल्कुल सही सिद्धार्थ का सवाल। इसलिए उसके बैकग्राउंड और बैकड्रॉप की घटनाएं बहुत अलग हैं, उसका रास्ता बहुत अलग था, उसका तरीका बहुत अलग था, उसको पठानकोट से आप डायरेक्टली तुलना नहीं कर सकते। जितना हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, हाँ, उतना ही ज्यादा ये जो इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है इस सिचुएशन में। मैं ले रहा एक ब्रेक यहां पर, इसलिए मैंने कहा कि कोशिश करके मैंने 2 प्रश्न इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत में रखे थे, क्योंकि
बहुत सारे पहलू होते हैं। 26/11 से बिल्कुल सही बात है, मैं सिद्धार्थ वरदराजन की बात से इत्तेफाक रखता हूं, उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है। उसकी परिस्थितियां, वहां पर स्थानीय पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, वहां के स्थानीय बैकग्राउंड की स्थितियां, वहां के आने का रास्ता, वहां पर जो टारगेट्स चुने गए, जो कि वहां के बड़े 5 सितारा होटल्स थे, वो बिल्कुल अलग है। तो सीधे तौर पर यह कह देना कि 26/11 से बड़ी घटना ना हो कोई इस तरह की, सब पूरा मुल्क ये चाहेगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग किस्म की घटना थी। अगले हिस्से में हम आएंगे और नौजवानों के पास जाने से पहले फिर ये पूछेंगे कि कोई तरीका है एक दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय, कोई तरीका है कि हम इसको या इस तरह की घटना को रोक सकते हैं? मैं जानता हूं बड़ा सा सवाल है, जेनेरिक है, फिर भी हम पूछेंगे क्या संभव है, या हम वापस कभी ना कोई पठानकोट होते देखेंगे, ये पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।